हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली जो RCEP है, जिसको कि रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोलते हैं, उसकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेड डील साइन हुई है, जिसको कि इंडिया के द्वारा साइन नहीं किया गया है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो ये RCEP है ये एक्चुअली में क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम RCEP, जिसको कि रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक FTA एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी दो कंट्री, ए कंट्री और बी कंट्री, तो ए कंट्री के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बी कंट्री में एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं और बी कंट्री के द्वारा जो ए में इंपोर्ट किए जाते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब पे वैसे तो नॉर्मली काफ़ी सारा टैरिफ लगाया जाता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट जाते हैं। बट जब FTA इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हो जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसेशन दिया जाता है, जो भी टैरिफ इन प्रोडक्ट्स पे लगाए जाते हैं। ठीक है, इस एग्रीमेंट को ही हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये बेसिकली कई सारी जो रीजनल इकोनॉमिक कंट्रीज़ जो हैं उन सब के बीच में एक FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें टोटल 15 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 10 जो हैं आसियान के जो मेंबर्स हैं वो हैं, और 5 जो हैं वो मेंबर कंट्रीज़ हैं FTA की। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जैसे आसियान के जो मेंबर्स होते हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये जो 10 कंट्री हैं बेसिकली आसियान जो है उसके मेंबर्स हैं। उसके अलावा जो 5 FTA पार्टनर है, 5 जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्टनर हैं, वो हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ के बीच में ही ये जो RCEP का एग्रीमेंट है ये है। यहाँ पे बेसिकली जो ये 15 मेंबर हैं, जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका 30% जो है इन 15 कंट्रीज़ के द्वारा ही अकाउंट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ग्लोबल जीडीपी की अगर हम बात करें, जो भी ग्लोबल जीडीपी है 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग, उसका जो 30% है वो भी इन 15 कंट्रीज़ के द्वारा ही अकाउंट यहाँ पे किया जाता है। तो इस चीज़ों को देखते हुए हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो RCEP है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड डील है, जो बेसिकली जीडीपी में भी और पॉपुलेशन में भी अराउंड 30% जो है वो इसके द्वारा ही कवर किया जाता है। और अभी रिसेंटली 15 नवंबर 2020 को जो आसियान की एक समिट हुई थी वियतनाम के द्वारा, जिसको होस्ट किया गया था, ये बेसिकली एक वर्चुअल समिट हुई थी, और इस समिट में ही जो ये एग्रीमेंट था RCEP का, जो पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट था, इसको साइन यहाँ पे किया गया है, जो कि बेसिकली आने वाले 2 साल में पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब के द्वारा रेटिफाई किए जाने के बाद में ही बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है लागू होगा। इस एक्ट में वैसे तो कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हाई इनकम वाली भी कंट्री हैं, चाइना है, साउथ कोरिया है, या फिर मिडल इनकम वाली भी, लो इनकम वाली भी सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो RCEP का एग्रीमेंट जो था, ये इसका जो फर्स्ट टाइम जो आइडिया कंसीव किया गया था वो किया गया था 2011 में। 2011 में जो आसियान है उसकी एक समिट हुई थी बाली में, जो कि इंडोनेशिया में है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि 2012 में जब आसियान की समिट दोबारा हुई कंबोडिया में नेक्स्ट ईयर, तो उस टाइम पे फॉर्मली जब इसका जो भी मतलब नेगोशिएशन थे रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप के, उन सबको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर मान लो इस टाइप से पूछा फॉर्मली कब किया गया था, तो वो 2012 में आसियान समिट जो कि कंबोडिया में हुई थी। और फर्स्ट टाइम जो इसका आइडिया कंसीव किया गया था वो 2011 में, जब आसियान समिट जो थी बाली में, जो कि इंडोनेशिया में, वहाँ पे हुई थी। अब यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट होगा, इसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे जो भी इसके सिग्नेचरीज होंगी, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी, जो टोटल 15 है, उन सब के बीच में जो टैरिफ लगेगा एक दूसरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे, उस पे जो टैरिफ है उसका 90% जो है उस पर कंसेशन दिया जाएगा। 90% जो टैरिफ होगा उसको एलिमिनेट किया जाएगा आने वाले 20 सालों में। और यहाँ पे जो भी ई-कॉमर्स या फिर ट्रेड, इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो भी रूल्स वगैरह होते हैं उनको कॉमन रूल्स के रूप में यहाँ पे इन टोटल 15 कंट्रीज़ के लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा। वैसे तो और भी कई सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि CPTT का एग्रीमेंट है, या फिर यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील है, जो बेसिकली यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज आती हैं उन सब के बीच में एक ट्रेड डील का एग्रीमेंट होता है। वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जैसे लेबर या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सब भी सेट किए जाते हैं इन सारों में।
सीपीटीटी में और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील में। बट जो आरसीईपी है, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें इस टाइप के कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं किए गए। सीपीटीटी मतलब बेसिकली कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, ये ट्रांस पैसिफिक के लिए है, जिसको कि चिले में साइन किया गया था 2018 में। इसमें कई सारी कंट्रीज के द्वारा इसको साइन किया गया था, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और मैक्सिको, वियतनाम, सिंगापुर, पेरू, और न्यूजीलैंड, मलेशिया, चिली एंड ब्रुनई। इन सारी कंट्रीज के द्वारा इसको 2018 में इस एग्रीमेंट को बेसिकली साइन किया गया था। और जो ये आरसीईपी है, ये एक फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको कि एशिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4 टोटल लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनमें से 3 के द्वारा इसको साइन किया गया। इंडिया को छोड़ के जो बाकी 3 है, जैसे चाइना है, जापान है और साउथ कोरिया है। अब यहाँ पे जो इंडिया थी उसके द्वारा 2019 में नवंबर मंथ में जब ASEAN+3 की जो समिट हुई थी, उसमें इंडिया के द्वारा जो रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी उससे ड्रॉप कर दिया गया था, उसको पूरी तरीके से उसके द्वारा छोड़ दिया गया था। हालांकि जो आसियान के लीडर्स हैं, जो कि 10 कंट्रीज हैं जो बेसिकली आरसीईपी के मेंबर्स हैं, उनके द्वारा ये स्टेट किया गया कि इंडिया जो है वो जब भी चाहे अब वापिस से रिटर्न कर सकता है आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए, जब भी वो रेडी हो। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो ये डील थी, आरसीईपी का जो एग्रीमेंट था, इसको क्यों साइन इंडिया के द्वारा नहीं किया गया? तो इसके पीछे कई सारे रीजन माने जा सकते हैं। वैसे इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी डिमांड्स के बारे में बात की गई थी इस एग्रीमेंट में, उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया। मतलब कि जैसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उन सबको एक प्रोटेक्टेड लिस्ट में रखा होना चाहिए था, जिससे कि वहाँ के जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, जैसे मान लो अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो इंडिया की कुछ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन सबको एक प्रोटेक्टेड लिस्ट में होना चाहिए था, जिससे कि उन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे होता क्या है कि नॉर्मली जैसे मान लो अगर इसको साइन कर लेती, ठीक है, तो चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे भी जो टैरिफ लगता था उस पे भी यहाँ पे कंसेशन मिलता। जब 90% का कंसेशन उन प्रोडक्ट्स पे दिया जाता तो वो काफ़ी ज़्यादा चीपर हो जाते, काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते। तो इससे बेसिकली जो इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उन सब की वैल्यू जो चाइनीज़ प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट होकर आते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होती। तो लोग ऑब्वियसली चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रेफर करते और उनके जो डोमेस्टिक इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरीके से डगमगा जाती। तो इस चीज़ को ही यहाँ पे उनके द्वारा मेंशन किया गया था, क्योंकि इंडिया के द्वारा अभी बहुत सारी ड्यूटीज़ या फिर टैरिफ्स वगैरह लगाए जाते हैं जो भी चाइनीज प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर यहाँ पे आते हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनके इक्वल में ही उनकी भी प्राइस हो और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से फैल ना जाए, डगमगाए नहीं। तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स लिए जाते हैं। बट यहाँ पे जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाता तो ये सारे स्टेप्स को हटाना पड़ता, जो कि इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन होती। और यहाँ पे बेसिकली जैसे चाइना जो है, जो कि एक मेजर इकोनॉमी है और एशिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये इसके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट यहाँ पे होते वो बेसिकली डायरेक्ट डंपिंग होती है यहाँ पे। तो जैसे कि जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो कि अभी एज ऑफ जून 2020 चाइना के साथ में $5.8 बिलियन का है, ये और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक ये बोला गया था कि इस वजह से बेसिकली इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया गया है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट इंडिया के द्वारा ये बोला गया है कि जैसे इस डील में होता क्या है, अगर साइन करती इंडिया तो इंडिया का जो टोटल मार्केट है उसका 74% जो है वो जो आसियान कंट्रीज़ के जो टोटल 10 मेंबर है उन सब के लिए 74% मार्केट को ओपन करना पड़ता। बट यहाँ पे इक्वली ट्रीट नहीं किया गया सभी कंट्रीज़ को, क्योंकि जैसे रिचर इकोनॉमिक कंट्री, जैसे अगर मान लें इंडोनेशिया की हम बात करें तो इंडोनेशिया जो है बस खुद के मार्केट का जो 50% है वो ही ओपन कर रही है इंडिया के लिए, और जबकि इंडिया जो है 74% मार्केट ओपन कर रही है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे इसको स्पेक्टिकली देखा गया। उसके अलावा जैसे RECP की जो ये डील है, इसमें डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे कंट्री एक न्यूजीलैंड कंट्री जो है वो बेसिकली करती क्या है कि जितना वहाँ पे डेयरी और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है उससे 9 गुना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करती है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है इस डील के बाद में कि इंडिया जो है वहाँ पे बेसिकली न्यूजीलैंड के द्वारा काफ़ी भारी मात्रा में डेयरी और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चीपर रेट पे डंप किया जाता, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट की जो भी टैरिफ और ड्यूटी वगैरह लगती थी उन सब से तो वहाँ पे 90% का उन सब में कंसेशन दिया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट है या फिर जो
जो भी मतलब डेयरी रिलेटेड जो भी मार्केट है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में यहाँ पे आ जाता। अब यहाँ पे कई सारी डिमांड्स इंडिया के द्वारा रखी गई थी, जैसे RCEP जो है उससे बेसिकली जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के जो ऑब्लिगेशंस हैं उन सब से इंडिया को एक्सक्लूड किया जाए। उसके साथ साथ जैसे जिन कंट्रीज़ के साथ में इंडिया की बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन सारी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया की ये डील ना हो। मतलब बेसिकली जो भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या FTA जो उन कंट्रीज़ के साथ में जिनके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है उन सब के साथ में ये FTA साइन ना हो, ये बोला गया था। उसके साथ साथ जैसे कुछ प्रोडक्ट्स और या फिर जो सर्विसेज जो हैं उन सबको एक प्रोटेक्टेड लिस्ट में रखा जाए, जिससे कि जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट जो है वो पूरी तरीके से ना डगमगाए इस पैक्ट के साइन करने के बाद में। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि जब इंडिया के द्वारा इस पैक्ट को साइन नहीं किया गया तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए जैसे इंडिया और RCEP के जो मेंबर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जैसे आसियान के जो मेंबर्स हैं 10 जो मेंबर्स हैं उनके साथ में जो इंडिया के बायलैटरल एग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड्स जो हैं उन सब पे काफ़ी भारी मात्रा में इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि बेसिकली होगा क्या कि जब उन आसियान मेंबर्स के द्वारा जब ये RCEP की डील साइन की जा चुकी है तो ऐसी सिचुएशन में उनके द्वारा बेसिकली जो बाकी मेंबर्स हैं, जैसे कि कोई एक कंट्री है जो कि आसियान का मेंबर है जिसके द्वारा RCEP साइन की जा चुकी है, और कोई बी कंट्री है, इन दोनों के द्वारा जो RCEP का एग्रीमेंट है वो साइन किया जा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों कंट्री जो है एक दूसरे को ही फेवर करेंगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ट्रेड जो है वहाँ पे 90% का कंसेशन एक दूसरी कंट्री को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो बेसिकली एक दूसरी कंट्री को ही इनके द्वारा प्रेफर किया जाएगा। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि जो इंडिया होगा वो एक लेफ्ट आउट की सिचुएशन में आ जाएगा, एक तरीके से एक साइड में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे और एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि जो टोटल जो 15 कंट्रीज है RCEP के मेंबर्स उनमें से 11 कंट्रीज जो हैं उन सब के साथ में इंडिया के ट्रेड डेफिसिट हैं, और यहाँ पे इंडिया के लिए काफ़ी डिफिकल्ट पहले से ही रहा है कि जो भी बायलैटरल FTA हैं, मतलब बायलैटरल जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है RCEP के मेंबर्स के साथ में, उन सबको उनके अगेंस्ट में लेवरेज किया जा सके, जिससे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज किया जा सके। ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन इंडिया के लिए रही है, बट अभी यहाँ पे जो RCEP का जो ये एग्रीमेंट है इसको साइन ना करने से ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। और इसके अलावा जैसे कि एक नेटवर्क है जिसको कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान नेटवर्क बोलते हैं, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में है, उस पे भी काफ़ी भारी मात्रा में इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हैं इनके द्वारा भी बेसिकली जो RCEP का जो ये एग्रीमेंट है इसको साइन किया गया है, जबकि इंडिया के द्वारा नहीं किया गया। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन RCEP रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, और इंडिया के द्वारा क्यों उसको साइन नहीं किया गया, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इंडियन इकोनॉमी पे, इन सब चीज़ों के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.